आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है तारीख, तहरीक या तारीख, गिले शिकवे और शिकायत क्यों, जमहूरियत की बुनियाद बल्दियात, हुकूमत इंतखाबात में क्यों है मोहतात, स्टील मिल्स की तबाहाली, जिम्मेदार कौन, रेहाना बमुकाबला भगत, भारतीय अवाम किसकी हामी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे कब देने हैं और सेनेट इंतखाब कैसे लड़ना है, तय करने के लिए पीडीएम सरबराहान का इजलास गुज़श्ता 6 घंटों तक जारी रहा। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। सेनेट के इंतखाब मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे और पीडीएम इजलास में हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया गया है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर अवाम के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान भी किया गया और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम ने ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमत की कायम करदा कमेटी को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। पीडीएम की क़यादत ने 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया और अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान भी भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर पीडीएम सरबराहान को कायल करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल इसमें नाकाम रही है। यही बात है कि मौलाना फजलुर रहमान से जब सहाफ़ी ने सवाल किया तहरीक एतमाद से मुताल्लिक, तो उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात पहले लड़ेंगे और इसका बाद पीडीएम फोरम के ऊपर यह बात तय होगी कि तहरीक अदम एतमाद के मुताल्लिक क्या करना है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं वो सेनेट इंतखाबात को लेकर बड़ी संजीदा दिखाई दे रही हैं और उसमें सीट एडजस्टमेंट भी करने जा रही हैं। हुकूमत को टफ टाइम भी देने के लिए तैयार खड़ी है और साथ ही साथ पार्लियामान के अंदर ओपन बैलेट से मुतालिक जो आईनी तरमीम पेश की गई है उसको मुस्तरद कर दिया गया। अभी पार्लियामान के अंदर हंगामा आराई रही और दिन भर क्या माहौल रहा, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इमरान खान कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिल मत दो, वजीर आजम चोर। अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। जनाब स्पीकर, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? आपने नहीं सुना था? आप कसम उठाएं, आपने ये बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर रातों रात पता नहीं क्या हुआ। वो राज है, राज खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, वो मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। वो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। बिल आखिर सियासी डायलॉग करने पड़ते हैं। सियासत बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं है। जमहूरियत को ताकत डायलॉग से मिलती है। डायलॉग का दूसरा नाम डेमोक्रेसी है और जो लोग तशद्दुद की राह अख्तियार करते हैं, डायलॉग के रास्ते बंद करते हैं, वो जमहूरियत के रास्ते में डायनामाइट बिछाते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस मुल्क में होता है जहाँ आइन की बालादस्ती हो। यहाँ तो अदम एतमाद करेंगे, 10 आदमी नायब उठा के ले जाएंगे, FIA ले जाएगी, 10 इस्लामाबाद पुलिस ले जाएगी, 10 डाले वाले ले जाएंगे, पीछे बचेगा क्या? पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऑपोजिशन की हिकमत अमली तो सामने आ गई है। हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा ये जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा आपके वक्त के लिए। कंवल साहिबा, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पीडीएम सरबराही इजलास के अंदर फैसला हो गया कि 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का आगाज करने जा रहे हैं। एक बड़ा इंतजार था आपको कि कब लॉन्ग मार्च होगा, ऐलान हो गया है। दूसरी बात यह कि आज पार्लियामान के फ्लोर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से कहा है कि इस्तीफे तो आने जा रहे थे लेकिन रातों रात कुछ ऐसा हुआ जो वो बता नहीं सकते। वो क्या है जो कुरैशी साहब बता नहीं सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए रेहान, ये तो अब शाह साहब बड़े हैं और उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। मुझे तो नहीं मालूम है कि वो क्या बताना चाहते थे, लेकिन इतना पता है कि 27 दिसंबर को जिस वक्त बीबी की बरसी पे मोहतरमा मरियम साहिबा तशरीफ़ लाई और उनकी मौजूदगी में जरदारी साहब ने नारे लगवाए, शेरों का शिकारी जरदारी, और उसके बाद वज़ीर आज़म बिलावल, तो फिर हमने पीडीएम का शिराजा बिखरता देखा। फिर इस्तीफ़े जो इन्होंने एटम बम के तौर पे चलाने थे उनको इन्होंने अचार डाल के मर्तबान में और धूप में रख दिया ताकि वो 3 साल पकते रहें और 2023 में ये उसको चला सकें। तो वहाँ से हमने देखा कि मौलाना भी उस बरसी में तशरीफ़ नहीं लेके गए थे। उससे पहले मर्दान में एक इवेंट हुआ, एक छोटी सी इन्होंने की, तो उसमें मरियम बीबी और मौलाना मौजूद थे मगर बिलावल नहीं थे। फिर बाद में हमने देखा कि बिलावल और मौलाना मौजूद थे तो मरियम बीबी नहीं थी। और आज तक आपने देखा ये म्यूज़िकल चेयर चल रही है, 2 होते हैं तो तीसरा नहीं होता, और जहाँ दूसरे दो हों तो वो फिर
एक और पार्टी इसका जवाब तो मरियम बीबी ने मेरा ख्याल उस जलसे के अंदर दे दिया था, जिसकी काफी मीम्स भी बनी थी उसके बाद। लेकिन कंवल साहिबा आप देखिए कि ऑर्डर तो यही बनता है जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं कि कहते हैं कि बाय इलेक्शन जब हमने लड़ने का फैसला कर लिया, जब हमने सेनेट में जाने का फैसला कर लिया, तो ये तो नहीं हो सकता कि सेनेट से पहले हम रिजाइन कर दें और फिर सेनेट कैसे कंटेस्ट करेंगे? बाय इलेक्शन से पहले रिजाइन कर दें, कैसे कर सकते हैं? जाहिर है पहले बाय इलेक्शंस होंगे, सेनेट होगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर इस्तीफे होंगे। इस्तीफे तो एटम बम है, आप कैसे कह सकते हैं कि पहले इस्तीफे दे दें? हमने आपकी मंशा के मुताबिक थोड़ी देने हैं। देखिए, मरियम बीबी ने तो ये बयानात दिए थे और आपके चैनल ने भी कवर किए थे कि पहले हम इस्तीफे भी देंगे और उसके बाद हम सेनेट भी जीत के दिखाएंगे। तो उनको बेहतर मालूम होगा कि ये साइंस की जो नई इजाद उन्होंने की थी डेमोक्रेसी में, ये और इस प्रोसेस को, प्रोसीजर को उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट करना था। जब वो सखर में खड़े होके कह रही थी कि हम देखिएगा मेरे जो 2 पहाड़ हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए और मैं उनको कहूँगी कि जाके स्पीकर को कह दें कि हाँ जी हमने इस्तीफे दिए हैं। और इस्तीफे 8 दिसंबर से आर या पार हो रहे थे, फिर 13 दिसंबर को तो हुकूमत चली जानी थी, 31 जनवरी वजीर आजम के लिए डेडलाइन रखी हुई थी। तो ये सारा कुछ सोच समझ के इन्होंने सारे ऐलानात किए होंगे। हमने तो इनको बिल्कुल नहीं कहा कि आप इस तरह के ऐलानात करें और बाद में उससे डबल कलाबाउस। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए पिछले दिनों परवेज खटक साहब का बयान आया केपी से, उसके बाद खान साहब ने अपने ही जो पॉलिसी स्टेटमेंट था ऑपोजिशन में जब वो थे कि वो MNAs MPAs को जो है वो तरक्याती फंड्स देना करप्शन की मुतरादिफ होता है, 50-50 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर पंजाब के अंदर आपको कामिल अली आगा साहब को भी सेनेट की सीट ऑफर करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल तो कर रही है ना। देखिए जी, जो तीनों बातों का जवाब दे देती हूँ। जहाँ तक परवेज खटक साहब की बात है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाएगी, उसका साबका इलाका भी लगा दें। वो हमारे साथ रोज़ बैठते हैं, इस किस्म की कोई उन्होंने ऐसे नारे दावे नहीं किए। वो एक फ़्लो में जो बात कह रहे थे उसका पहले और बाद की बातें भी साथ लगाएं। जहाँ तक आपने रिश्वत देने की बात की, तो फिस्कल ईयर जो शुरू होता है वो जुलाई से शुरू होता है, यानी कि अभी उसमें बहुत टाइम पड़ा है और अगले महीने जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फंड्स कभी भी किसी के हाथ में नहीं दिए जाते हैं, स्कीमें जमा कराई जाती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर ये हुकूमत हर उस इलाके में जहाँ डिस्पैरिटी है या जहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है जिस चीज़ की, उसको फोकस कर रही है। एक तासुर ये है क्योंकि ऐसे इकबाल साहब ने हमारी शो के अंदर कहा कि इमरान खान साहब असल में अपने दोस्तों को जो सेनेट की सीट्स ऑफर कर रहे हैं, इससे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना उनको बड़े रिजर्वेशंस है। जो मुंतखब लोग हैं वो कहते हैं कि पैराशूटर्स आ जाते हैं और अपने लोगों को नवाजने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो बड़ा ह्यूमिलिएट फील करते हैं। तो वो रिजेंटमेंट जो है वो सेनेट इंतखाब के अंदर दिखाई देगी। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ओपन बैलेट हो, जो कुछ हो वो दिखाई दे। एहसन इकबाल साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं? हमारे लोग आपके पास रेमेडीज लेने नहीं आते और आपकी तो वो जमात है जहाँ सिर्फ शरीफ खानदान हो या उनके 22 लोग रिश्तेदार हो तो उनको इजाज़त मिलती है कुछ भी करने की। आप गुलाम अपने गुलाम हो के हमारे पे इस तरह के कमेंट्स ना करें। वजीर आजम के कौन सा खानदान का एक शख्स बता दीजिए, कोई सी में आपने लिख के दिया कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अगर ऑपोजिशन लाती है, वोट होना चाहिए, हम वो लाना चाहते हैं। देखिए मेजॉरिटी के बावजूद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, तो क्या उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती? तो आप मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ और बिलावल ने तो वहां खड़े होकर बड़े बड़े दावे किए थे कि हम अपने मेंबर्स को निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाला? क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं? ये सवाल तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं वो सवाल आपसे। अपने 20 लोगों को इसलिए निकाला कि उन्होंने अपना ज़मीर बेचा। जहां तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ये कह रहे हैं कि सिवाय 2 या 3 वोट्स के अगर कोई इस तरह से वोट डालता है तो वो ज़मीर फरोशी नहीं कर रहा। तो फिर आपने इस पे क्यों मेंशन किया था फ्लोर क्रॉसिंग को और करप्शन को? नहीं, ये बिल्कुल जायज बात है। देखिए ये सवाल हम ऑपोजिशन से जरूर करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, ओपन बैलेट, ये उनकी डिमांड रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जो आप कह रही हैं, बिल्कुल उन्होंने ये इस पे कंसेंसस डेवलप किया था। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक फ्लॉप होती है तो उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती? देखिए हॉर्स ट्रेडिंग अगर उस वक्त होती ना कि अगर उन्हें पैसे ऑफर किए जाएं, जो लोग चाहते थे कि चेयरमैन सेनेट वही रहें, उन्होंने जाके उनके लिए वोट दे दिया, तो वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें और ये रास्ते बंद करें, ये तो सबको फायदा होगा, हम तो कह रहे हैं। और जिस तरह आपने उनको बेल आउट किया अपोजिशन को, मैं तो इस पे बिल्कुल समझती हूँ कि प्रोटेस्ट होना चाहिए। 10 साल इनकी हुकूमतें रही, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी, क्यों नहीं इन्होंने अमेंडमेंट की है? इमरान खान साहब को पता है कि ये मंडी लगनी है, इमरान खान साहब को पता है कि ऑफर्स आ रही हैं और उनको ये भी पता है कि कितना रेट लग रहा है। खान साहब का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो मंडियां तो फिर लगेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, ऑफर्स भी जो है मैच्योर हो जाएंगी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर नहीं है कि कहीं ना कहीं स्लिप हो गए अगर लोग, तो फिर क्या बनेगा सेनेट के अंदर? अपर हाउस तो वही रहेगा।
देखिए, ये बात सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है यासिर कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये बात ओवरऑल निज़ाम की बेहतरी की है जिसने आगे चलना होता है। जब भी कोई अमेंडमेंट होती है उसके दूर रस नताइज होते हैं। आज सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आज से पहले कोई एक सेनेट का इलेक्शन बता दें जिसमें मंडी ना लगी हो या ज़मीर फरोशी ना हो, उसके नतीजे में आपकी सेनेट में वो मेंबरान आएंगे जो अपर हाउस के मेंबरान कहलाएंगे, जो पूरी पाकिस्तान की किस्मत की जो है वो पॉलिसियां बनाएंगे। आप नहीं समझते कि आवाम का राइट है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को आना चाहिए, उन मेंबरान को आना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, ना कि उनको आना चाहिए जिनके पास अरबों खरबों रुपए और फिर वो मजीद आके बनाना शुरू करें। पार्टी के चेयरमैन तो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा तो इमरान खान साहब को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, इस मुल्क में निज़ाम सही करना ज़रूरी है। और मुझे बता दें, जो पीडीएम बनी है किस वजह से बनी है? क्या उनका एतराज़ है कि जी इलेक्शन में धांधली होती है? सबूत कभी देते नहीं, रिफॉर्म्स पे बात करते नहीं है। जब उनसे कहें कि जनाब मैकेनिज्म सही कर लें, रिफॉर्म्स कर लें इलेक्शन में, तो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि ऑपोजिशन से इस पे जवाब देने की कोशिश करते हैं। इनसे सवाल नहीं होना चाहिए। बहुत ये सवाल करते हैं ऑपोजिशन से। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त के लिए। वैसे सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडिया से काफी रिजर्वेशन रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये डर है कि नैब जैसे इदारे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में मसरूफ है, ऐसे इदारे जो प्रेशराइज करते हैं, दबाव में लाते हैं, उनकी मौजूदगी में कोई भी इन हाउस चेंज इफेक्टिव नहीं हो सकती है। देखिए, इन हाउस चेंज बिल्कुल इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये जो बैरूनी असरात हैं वो यकीनन सारे नुमाया हैं, सभी को नजर आ रहा है। जब 64 हम लोगों ने जो है अदम एतमाद की तहरीक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पेश की तो 14 गायब हो गए और 14 लोगों ने खड़े होकर जो है दिया था, और 14 ही लोग बाद में जो है खाने पर भी वापस आए, लेकिन वोट 50 निकले, 14 गायब हो गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में सेल खुला हुआ था और सारे लोग जो है वो इदारे जितने भी थे वो हुकूमत की जो सवाबदीद पर और बड़े, उसके बाद जब वो खैर से हॉर्स ट्रेडिंग की इंतहा जब उन्होंने कर दी हुकूमत और उनके कारिंदों ने, तो उसके बाद बड़ी उन्होंने मिठाइयाँ बांटी के नाकाम हो गया। तो किसको बेवकूफ बनाते हैं? क्या कौम ने वो मजाक नहीं देखा था? आपको अब ये यकीन कैसे है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग जब आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे दोबारा तो वो हॉर्स ट्रेडिंग अब नहीं होगी? आपको ये यकीन कैसे है? देखिए, हमने एक ये ऑप्शन फ्लोट की है, हमने जो है लॉन्ग मार्च भी हमारे उस पर बिल्कुल है, हमारे फोकस में। इसी तरह धरना भी है और लॉन्ग मार्च भी है, और इस्तीफे एंड पर हमने रखा है, एटम बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बात यह है कि आपने पब्लिक को मोबिलाइज करना है कि उस हेज पर पब्लिक जो है अभी भी इतनी ज्यादा तंग है पीटीआई की हुकूमत से और महंगाई से और बेरोजगारी से और देखिए ना खोसा साहब, आज भी जो पीडीएम का सरबराही इजलास है वहां पर लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च करने की जो है वो सजेशन आई और महंगाई मार्च करने जा रहे हैं। अब देखिए, महंगाई से तंग तो अवाम उस वक्त थे जब महंगाई 12% के ऊपर थी, इन्फ्लेशन रेट वाज दैट हाई। आज इन्फ्लेशन रेट जो है खासतौर पर पेरिशेबल गुड्स के आने के बाद 5.7% पे खड़ा हुआ है। तो अब तो पब्लिक महंगाई से उतनी तंग नहीं है। अगर अब आप लॉन्ग मार्च मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम महंगाई मार्च से ताबीर कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव होगा फिर खोसा साहब? नहीं, आपको किसने कह दिया? मुझे ये बताएं कि क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है? क्या बिजली सस्ती हो गई है? क्या ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो गई है? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या गोश्त सस्ता हो गया है? क्या चीनी 110 रुपए यानी 55 से 110 पे नहीं चली गई? क्या आटा जो है वो सस्ता हो गया? कौन सी चीज? बिल्कुल ये इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी, लेकिन उतने परसेंट इन्फ्लेशन इस वक्त नहीं है जितनी लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर थी, जनवरी में थी। देखिए, माफ कीजिएगा, इन्फ्लेशन ये जो फिगरेटिव जगलरी है इस पर मत जाइएगा। आप जरा मार्केट में चले जाएं, किसी गरीब आदमी से पूछें, किसी तनख्वाहदार से पूछें, 20-25 हजार या 30 हजार तनख्वाह लेने वाले से पूछें, क्या आप अपने बीवी और 2-3 बच्चे जो 3 हैं 4 हैं जितने भी है, क्या उनकी आप किफालत करने लायक रह गए हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की तबाही का असल जिम्मेदार कौन है। बड़ा अहम मामला है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
तहरीक इंसाफ स्टील मिल्स तो ना चला सकी मगर इसके खसारे पर भी काबू ना पाया जा सका। इस वक्त पाकिस्तान स्टील का मजमूई खसारा 300 अरब हो चुका है, जबकि इदारे के जिम्मे बकाया जात भी 300 अरब हैं। यूं मजमूई तौर पर स्टील मिल्स का कर्ज 600 अरब से तजावुज कर चुका है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में स्टील मिल्स का खसारा 55 अरब से बढ़ चुका है। वज़ीर आज़म को बताया जाता है कि स्टील मिल्स का खसारा 350 अरब रुपए है। हम्माद अजहर कहते हैं 230 अरब रुपए का खसारा है। स्टील मिल इंतजामिया का दावा है कि सिर्फ 212 अरब रुपए का खसारा है, जबकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुताबिक 302 अरब रुपए का खसारा है। अब हुकूमती नाअहली की हद तो यह कि जो प्लांट 40 अरब रुपए में मुरम्मत हो जाता था, इस पर हुकूमत को 75 अरब रुपए इजाफी पड़ चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि स्टील मिल खसारे में क्यों गई है। इसकी बुनियादी वजह ना तजर्बाकार अफराद को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करना है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तस्वीर चल रही हैं। इनमें से कोई भी फर्द ऐसा नहीं है जिसको स्टील मिल्स चलाने का तजर्बा हो। ना तजर्बाकार अफराद ने स्टील मिल्स को चलाने की बजाय इसे डिबो दिया है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि स्टील मिल्स को तबाही के दहाने पर क्यों पहुंचाया गया, इससे फायदा किसने उठाया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की तबाही से मुल्की जरूरियात के लिए लोहा और इससे मुंसलिक मसनूआत बरामद की जा रही हैं। इंपोर्टर माफिया अपने फायदे के लिए कौमी खजाने को 150 अरब रुपए माहाना टीका लगा रही है। अगर पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाल हो जाती हैं तो एफबीआर को टैक्स कलेक्शन मद में 50 अरब सालाना मिलेंगे। स्टील मिल्स की तबाही की तहकीकात के दावे किए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया ने भी आज तक करप्शन का कोई केस नहीं बनाया। क्या तबाही की कोई भी ठोस वजह आवाम के सामने नहीं लाई जा सकती है? क्योंकि जो लोग तबाही में मुलव्वस होते हैं उन्हीं से तहकीकात कराई जाती हैं। वज़ीर आज़म को गलत आदाद शुमार के जरिए गुमराह किया जा रहा है, जबकि मामले की शफाफ तहकीकात में रुकावटें डाली जा रही हैं। हम तर मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर नुमाइंदा 24 न्यूज़ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब आपके वक्त के लिए। आज अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टील मिल्स केस से मुतालिक बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। अब मुलाजमीन प्रमोशन केस लेकर गए थे, लेकिन वहां तो लेने के देने पड़ गए हैं। ये क्या मामला हुआ? प्रमोशन केस था, लेकिन चीफ जस्टिस ने तो इंदिया दे दिया है कि मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया जाए। जी तरीका जाए तो पाकिस्तान स्टील मिल जो कि जून 2015 से बंद पड़ी हुई, वजूहत ये बनी थी कि जो गैस की सप्लाई कम हुई थी, 50 अरब से जायद के वाजिबात थे जिसकी वजह से गैस सप्लाई बंद हुई है। 5 साल 5 महीने से ये बंद पड़ी हुई थी और तकरीबन यहाँ पे जो उस वक्त 2015 में जो मुलाजमीन थे वो 11,500 मुलाजमीन थे और इस दौरान जो है 2,500 मुलाजमीन रिटायर्ड भी हुए हैं और उसके बाद अब 9,000 मुलाजमीन रह गए थे और ये मुसलसल जो है इनकी जो तनख्वाहों के लिए ये बोलते रहते थे। वफाकी हुकूमत इनको कर्जा देती थी तनख्वाहों की मदद पर मंथ। तारिक साहब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बेसिक अलाउंस जो इनको मिलता था, जो परमानेंट मुलाजमीन थे, इनकी बनती थी 40 करोड़ रुपए। हुकूमत पाकिस्तान माहाना 40 करोड़ रुपए इनको कर्जे की मद में अदा कर रही थी। और साथ में अगर अब देखा जाए, जैसे कि अपडेट भी किया है जो स्टील मिल के ऊपर जो स्टेक होल्डर ग्रुप ने भी बताया कि 1 घंटा पे 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तो तमाम अगर हम इखराजात देखें तो इस वक्त 300 अरब से जायद का खसारा है और वाजिबात भी हैं जो दीगर इदारों को सुई सतह गैस को देना, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनको पैसे देने, दीगर इखराजात। इस खसारे में मौजूद पाकिस्तान स्टील मिल्स इन मुलाजमीन का पेट भरने की मुतहम्मिल तो नहीं हो सकती। वो पाकिस्तान स्टील मिल जैसे 1 घंटे के अंदर 50 लाख का खसारा देना पड़ रहा हो, जैसे 1 महीने के अंदर जैसे आप बता रहे हैं 40 करोड़ रुपए का अदा करने पड़ रहे हो, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े 12 आने, तो फिर यकीनन स्टील मिल तो नहीं चल पाएगी ना। अशरफ खान साहब, इस हवाले से मुलाजमीन का क्या मौक़िफ़ था? जी मुलाजमीन का ये है कि देखा जाए तो तकरीबन काफी दिनों से जो सीईओ स्टील मिल है बाहर धरना देके बैठे हुए, जिनको 4,500 मुलाजमीन को निकाला हुआ, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन तारिक साहब यहाँ से बताऊं मैं आपको कि हमें ये देखना होगा, हुकूमत को भी देखना होगा स्टील मिल खसारे में कब गई। 2008 तक जो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कह रही है वो मुनाफे में थी, 2.5 अरब रुपए का मुनाफा देती है। हुकूमत पाकिस्तान को 1 अरब रुपए कमा के देती है। 2008 के बाद सियासी पार्टियां आती हैं, जमहूरियत आती है, उसके बाद मुसलसल ये खसारे में जाती है और अरबों रुपए का सालाना नुकसान होता है। वजूहत क्या बनती है कि 2008 से 2013 के दौरान उस वक्त 5,000 मुलाजमीन परमानेंट किए जाते हैं पाकिस्तान स्टील मिल में, जब खाम माल खरीदने के पैसे नहीं थे। इसके बाद वो हुकूमत जाती है, फिर नून लीग की हुकूमत आती है। उसमें अगर हम देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि बेल आउट पैकेज की बात की जाती है कि 35 से 40 अरब रुपए यकमुश्त दिए जाए ताकि स्टील मिल चल सके, लेकिन वो भी एक साथ नहीं दिए जाते।
3 महीने की तनख्वाह बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बेसिक अलाउंस थी उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में महीना स्टील मिल के 70 करोड़ रुपए बनते थे, क्योंकि मुलाजमीन भी ज्यादा थे। 3 महीने के जो अगर तनख्वाह 2 अरब बन जाते थे, तो बेल आउट पैकेज जो मिला उससे भी स्टील मिल नहीं चल सकी। ये करते 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 जो नून लीग की हुकूमत भी चली जाती है, लेकिन स्टील मिल के मुलाजमीन भी वही होते हैं, वो रिटायर्ड भी होते हैं। स्टील मिल के मुलाजमीन की बात करूं जो रिटायर्ड हो गए इस वक्त, उनके भी अरबों रुपए के। देखिए इस सब के बावजूद पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप कैसे दावा कर रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकती है, चल सकती है। अशरफ खान साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इस वक्त कन्वीनर पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप ममरेज खान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया ममरेज के वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आपका दावा है कि स्टील मिल्स दोबारा से चल सकती है, तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स जो घुटनों घुटनों कर्जे के अंदर डूबी हुई है, कर्ज की दलदल से निकल नहीं पा रही, 300 अरब रुपए के वाजिबात बताए जाते हैं, लेकिन लायबिलिटीज को मिलाकर तकरीबन 600 अरब रुपए का ये कर्जा बन जाता है, तो ऐसी स्टील मिल दोबारा कैसे चल सकती है ममरेज खान साहब? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान स्टील मिल चलाने के लिए आपको सबसे पहले मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट प्लान करती है, उसके बाद आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में लोग भी मौजूद हैं, फंड्स भी एक्टिवेट किए जा सकते हैं, बशर्ते के गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी हो। तो आज तक किसी ने ये नहीं चेक किया कि पाकिस्तान स्टील मिल के फैक्टर वो क्या थे या वो वजूहात क्या थी जिसकी वजह से स्टील मिल नुकसान में गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत तो इसमें हर सेक्टर के अंदर जो है वो माजी की जो करप्शन है उसको बाहर लाने में अपना कमाल अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक आदादो शुमार नहीं पेश कर सकी? आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया गया है? ये बिल्कुल इन्होंने हकायक जो है वो छुपाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और पीटीआई की गवर्नमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी हकायक छुपाए गए हैं, और इन हकायक छुपाने में वज़ीर आज़म साहब की अपनी कैबिनेट के मेंबर और वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन और ये जो FDR के लोग हैं ये इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस सिलसिले में चाहें तो हम इस इन्वेस्टिगेशन में एज ए कंप्लेनेंट मैं ये कहूँगा ये 55 अरब रुपए इन्होंने 30 महीने में नुकसान पहुँचाया, और न ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाई, न ही बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, नहीं, बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब के अपने राइट लेफ्ट ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका शायद को मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, जो चाहते नहीं है। वो कौन लोग हैं और क्या आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है? इससे आगे की बात करूंगा कि 2006 से लेकर अब तक मेरे मुल्क की इकानमी को 12 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया है, और मैंने लिख के ये कंप्लेंट की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, प्राइवेटाइजेशन कमीशन तक, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, वजारत सनत और पैदावार के इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं एज ए कंप्लेनेंट ये 3 अकाउंट पे, लॉस टू पाकिस्तान स्टील, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू FDR, स्टील मिल को बंद करके और लोगों को बेकार बिठा के एडिशनल इंपोर्ट बिल, ये इतना बड़ा माफिया है स्टील माफिया, जिसको अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी और ये पता चलेगा कि इस मुल्क को खाने वाली ये ब्यूरोक्रेसी और वो करप्ट हुक्मरान और वो एंटरप्रेन्योर और इंपोर्टर माफिया जिनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ, अगर ये एहतसाब करेंगे तो पाकिस्तान स्टील मिल कभी खसारे वाली आइटम नहीं थी। आज भी स्टील मिल तो इस हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोगों का हो रहा है, तो पाकिस्तान स्टील मिल्स के एहतसाब की राह में कौन हायल है? उसके राह में अब्दुल रज़ाक दाऊद हायल है, असद उमर हायल है, हफीज शेख हायल है, हमाद अजहर हायल है। ये नहीं होने दे रहे हैं, वरना आज तक मुझे ये बताएं, ये इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि जनाब पिछली हुकूमतों ने किया, तो बेसिकली ट्रांजैक्शन ना पिछली हुकूमतों के नाम की है, वो उस माफिया की है जो माफिया हर हुकूमत के पीछे खड़ा होता है, और वो माफिया 2006 में प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो शामिल था, और अभी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं हबको के साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप लगाया, ये वही माफिया है। इस वक्त इमरान खान साहब फरमाते हैं मैं एहतसाब कर रहा हूँ स्टील मिल का, क्यों नहीं आज तक एहतसाब किया? इसलिए नहीं किया कि वो ईज ऑफ बिजनेस जो है वो लोग बहुत पहुंचे हुए हैं, वजारत सनत और पैदावार, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, FDR, उन्होंने पीको को खा लिया है,
जावेदान सीमेंट को खा लिया है और अभी स्टील मिल को खाने के लिए। पाकिस्तान स्टील मिल एक गोल्ड माइन है, आज भी खड़ी हो सकती है। मौजूदा लोगों को भी जो रिवाइवल प्लान पाकिस्तान स्टील मिल के स्टेक होल्डर ग्रुप ने दिया है उसके मुताबिक स्टील इंपोर्ट टैरिफ को रैशनलाइज करोगे तो 50 अरब रुपया रेवेन्यू एफपीआर का सालाना बढ़ेगा। देखिए साफ करोगे तो 150 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। जितना खसारा हो रहा है, हर घंटे 50 लाख रुपया तो जा रहा है और डेली बेसिस पर जितनी रकम जा रही है आपके सामने, और प्रैक्टिकली खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने वाला हिसाब है सर। तो ये इसको कैसे हम अफेक्ट कर सकते हैं? इतनी मुलाजमीन का जो बैगेज है वो कैसे कैरी कर सकती है ये जितने वो पाकिस्तान स्टील का कसूर नहीं है, ये हुकूमत का कसूर है। मैं अदालत से आपके चैनल के जरिए से अपील करूंगा कि हमें सुने, हम प्लान देते हैं, हमारे पास प्लान है, मिल खड़ी हो सकती है, मगर हुकूमत एहतसाब नहीं करती, प्रोफेशनल लोगों को नहीं लगा। इस वक्त स्टील मिल के बोर्ड में कोई आदमी नहीं है जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को जानता हो, मैनेजमेंट में कोई आदमी नहीं है। क्या इनको लीज कर दी गई है? 30 महीने में 55 अरब रुपया लॉस किया है। क्यों लॉस किया है? इसलिए कि ये माफिया के साथ मिले हुए हैं। वो माफिया 2006 से आज तक उसका एहतसाब नहीं हुआ। क्यों नहीं एहतसाब हुआ? नैब ने जितने केसेस किए, FIA ने किए केसेस, वो केसेस तो कोर्ट से बरी हो गए। और भाई मेरे मिल के पैसे कहां गए? ठीक है, बहुत शुक्रिया ममरेज खान साहब आपके वक्त के लिए। कन्वीनर पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप ममरेज खान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि हुकूमत की तारीफ महंगी या तनकीद का होगा नुकसान। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान उन्होंने मीडिया की आज़ादी, जमहूरियत और अवाम को इख्तियारात की मुंतकिली के मामलात पर इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि यह कहने में कोई यार नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है, मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है, हर मुखालिफ को गद्दार और हुकूमती हामी को मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, हाँ ना या मालूम नहीं में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चौथा ऑप्शन भी मिल सकता है, जिस पर कमरा अदालत कहकहों से गूंज उठा। बादशाह जस्टिस ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि रेफरेंडम में नताइज 100% आए। आप लोग मीडिया का गला क्यों घोंट रहे हैं? हुकूमत को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक क्यों है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिस पर जस्टिस ईसा ने पूछा कि जंग क्या जारी है? अटॉर्नी जनरल साहब, एक शख्स बंदूक की नोक पर शहरी को लूट लेता है, आप इसको हालत जंग कह देते हैं। आईन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए, गुनाहगारों को जेल में डालें। अदालती रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, मैं मानता हूं अब भी कुछ ग्रे एरियाज मौजूद हैं। इस पर जस्टिस ईसा ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप यहां रुक जाएं, मेरे हाथ में आइन की किताब है और ये किताब ब्लैक एंड व्हाइट है, आइन में कुछ ग्रे नहीं होता। ऐन मुमकिन है कि आइन की चंद शकें मुझे जाती तौर पर नापसंद हो, मगर आइन हम सब पर मुकद्दम है, चाहे हमें पसंद हो या नापसंद हो। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं। यकीनन मीडिया के हवाले से आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स इंतहाई अहम हैं और ये रिमार्क्स एक ऐसी हुकूमत के हवाले से हैं जो माजी में मीडिया की आज़ादी का राग अलापती रही है। माजी में इमरान खान साहब मीडिया से मुताल्लिक क्या कहते रहे, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है और उसको फिर बूस्ट मिली सोशल मीडिया की वजह से। जो वो आया तो हमारा यूथ आ गया। तीन चीजें तो हैं जो जमहूरियत को प्रॉप अप करती हैं: आजाद अदलिया, साफ और शफाफ इलेक्शन और आजादी राय। अगर इसमें से किसी को भी हाथ डालेंगे तो अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके घर बैठे रहेंगे, इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, हम सड़कों पे निकलेंगे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान तो मीडिया की आज़ादी के दावे करते रहे, लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक सर्वे भी कराया। दौरान समाअत उन्होंने कहा कि अभी अदालत में खड़े सहाफ़ियों से रेफरेंडम करा लेते हैं, मीडिया के लोग हाथ खड़े करें कि क्या मीडिया आज़ाद है। जस्टिस ईसा की जानिब से पूछे गए सवाल में कि क्या मुल्क में मीडिया आज़ाद है, किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो सहाफ़ी हाथ खड़ा करें कि मीडिया आज़ाद नहीं है। इस पर तमाम सहाफ़ियों ने हाथ खड़े कर दिए। इस पर जस्टिस ईसा ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है, मुल्क में कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। सुबह लगाए गए पौधे को क्या शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि जड़ कितनी मजबूत हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमती हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है।
साथ ही जस्टिस मकबूल बाक़िर ने कहा कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है, कब तक खामोश रहेंगे। जस्टिस ईसा ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत को खत्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है, ऐसे तो अपनी मर्जी की हुकूमत आने तक आप हुकूमतों को खत्म करते रहेंगे। जस्टिस ईसा ने कहा कि मुल्क जमहूरियत के लिए बनाया था, जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। तवील समात के दौरान जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि क्या पंजाब का हाल मशरकी पाकिस्तान वाला करना है, पंजाब के अवाम को हुकूक से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात से डराता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन पर 18 अरब खर्च आएगा, ये तो 36 अरकान असम्बली को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के बराबर है। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक शेड्यूल भी अदालत में जमा करा दिया है, जिसके तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कैंटोनमेंट इलाकों में 8 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अदालत के रिमार्क्स इस संबंध में बहुत अहम है, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस से मुताल्लिक लिए हैं, मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक लिए और बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स निहायत अहम है। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।